आइए कहानी एक्सप्रेस के साथ एक सफर पर, जहां हर स्टेशन पर मिलेगा आपको एक ऐसा अनुभव जो आपके दिल को छू जाएगा। आपके लिए है यह सफर, आप तैयार हैं? तो चलिए, यह सफर शुरू होती है। एक लड़का करीब 19 साल का था। उसका नाम सौरव था। बहुत ही ज्यादा चंचल, थोड़ा होशियार, पढ़ने लिखने में माहिर लड़का था। वह अपनी पढ़ाई गांव से दूर रहकर एक शहर में पढ़ाई करता था। सौरव के कॉलेज में गर्मियों की छुट्टी तथा होली की त्योहार के कारण उनके कॉलेज में छुट्टी होने वाले थे। वह कोलकाता शहर से अपना घर झारखंड के रांची जिला में आने वाला था। सौरव का घर रांची जिला में ही स्थित था। कॉलेज छुट्टी होते ही सभी लड़के अपने अपने घर की तरफ ट्रेन पकड़कर निकल चले थे। फिर उन्हीं में से सौरव भी अपने घर की तरफ जाने के लिए टिकट काउंटर पर अपना टिकट कटाने के लिए गया था। जैसे ही टिकट काउंटर पर गया था, वहां बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। लेकिन दूसरी तरफ टिकट काउंटर के दूसरी लाइन में लेडीज मतलब की महिला लोगों की लाइन लगी हुई थी। ट्रेन बहुत जल्द ही आने वाली थी, जिसका हमसे सौरव को भी जल्दी में टिकट कटाने की जरूरत थी है। वह जब टिकट काउंटर पर गया तो देखा कि बहुत ज्यादा भीड़ होने के कारण वह बहुत पीछे लाइन में लग गया था। सौरभ को लग रहा था कि अब टिकट मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि ट्रेन आने में मात्र 10 मिनट ही बाकी थे और करीब 100 लोगों की लंबी लाइन लगी हुई थी टिकट काउंटर में। वह जल्दीबाजी में टिकट कटाने के लिए कोई तरकीब सोच ही रहा था कि उसे एक लड़की दिखाई दिया। वह लड़की भी ना टिकट लेने के लिए महिला वाली टिकट काउंटर वाली लाइन में लगी हुई थी। वह लड़की भी रांची जाने वाली थी और उनके पास पैन नहीं था टिकट फॉर्म भरने के लिए। ऐसे में सौरव के ऊपरी पॉकेट में कलम देखकर वह लड़की कहती है कि कृपया मुझे थोड़ा सा कलम दीजिएगा, मुझे भी फॉर्म भरना है टिकट खरीदने के लिए। उसके बाद सौरव कहता है, मैं लिखने के लिए कलम तोड़ दे दूंगा, लेकिन कृपया करके मेरे भी टिकट वश में भाग लीजिए। आप भी उसी स्टेशन तक जाइएगा जिस स्टेशन से मुझे घर जाना है। तभी वह लड़की पूछती है कि आपको कौन सा स्टेशन पर जाना है। उसके बाद सौरभ कहता है कि मुझे झारखंड के रांची स्टेशन तक जाना है। फिर उसने वह लड़की भी कहती है, मुझे भी झारखंड के रांची डिस्ट्रिक्ट तक ही जाना है। फिर उसके बाद सौरभ कहता है कि एक ही टिकट में मेरा भी नाम बाहर लीजिएगा, मुझे भी टिकट मेले में आसानी हो जाएगी और फिर हम लोग उसी टिकट से अपना सफर तय कर लेंगे। लड़की सोनू का बात मान जाती है। वह कहती है कि ठीक है, मैं आपका टिकट अपनी टिकट नहीं मिलाकर ले लूंगी। फिर सौरभ अपने पॉकेट से पैसे निकलता है। उस लड़की को देखा है ताकि वह टिकट उसके बदले भी कटाते हैं। हम दोनों आदमी टिकट लेकर दौड़े दौड़े ट्रेन के पास आता है। जैसे ही ट्रेन में दोनों आदमी चलते हैं, ट्रेन को 1 मिनट में अपना इंजन चालू करके चल पड़ती है। हम सांवरा और वह लड़की दोनों चैन की सांस लेते हैं और दोनों आमने सामने वाली सीट में बैठकर बातें करने लगते हैं। हावड़ा स्टेशन से रांची स्टेशन जाने के लिए करीब करीब 8 से 9 घंटे लगते हैं और वह भी यह सफर रात का सफर होता है। वही वहां से ट्रेन है, रात में ही चलती है। ऐसे में दोनों को बातचीत करने के लिए मौका मिल जाता है। दोनों अपनी अपनी सीट पर बैठकर दोनों एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। गाड़ी चलते ही थोड़ी देर होने के बाद वह लड़की कहती है कि मुझे खाना खाना है, मुझे भूख लगी है। तभी सारा कहता है, जी ठीक है, आप खा लीजिए, मैं बाद में खा लूंगा, मुझे अभी भूख नहीं लगी है। इतना सुनते ही वह लड़की भी कहती है कि जब आप खाइएगा तो ही मैं खाऊंगी। कभी सौरव पूछता है, क्या ऐसी क्या बात है कि जब भी मैं खा लूंगा तू ही तुम खाएगी ही। तभी वह लड़की कहती है कि हम दोनों साथ में जा रहे हैं, मैं अकेले खाऊंगी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इस कारण से मैं जब आप खाएगा तू ही नहीं खाऊंगी। दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है और उस लड़की का नाम पूछता है। वह लड़की अपना नाम शोभा बताते हैं। तभी वह लड़की कहती है कि मुझे तो आपका नाम पहले से ही पता है। उसके बाद सौरव कहता है कि आपको मेरा नाम कैसे पता चला है। तुम ही शोभा कहती है कि आपने अपना नाम और उम्र टिकट बनाते समय बताया था और वह टिकट अभी भी मेरे पास ही है, इसी कारण से मुझे आपका नाम पता है। अभी सौरभ कहते हैं कि मुझे तो यह पता भी नहीं है, आपको मेरा नाम भी पता होगा। मुझे तो याद भी नहीं है कि मैं अपना नाम आपको कभी बताया भी होगा। तभी वह लड़की कहती है कि आपने तो बताया था, मुझे अभी भी जानती है। रात बहुत ज्यादा हो जाता है। दोनों अपनी अपनी सीट पर सो जाते हैं। सुबह के 3 o'clock बजे नींद टूटती है दोनों का। उसके बाद दोनों अपना अपना पानी की बोतल से अपना सामान होता है और फिर दोनों एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। ऐसी बात करते करते सुबह के 6 o'clock बज जाते हैं। दोनों के ट्रेन अपना गंतव्य स्टेशन पर पहुंचने वाली होती है। दोनों सोचते हैं कि आप तो हमें एक दूसरे से अलग हो जाना है। सौरभ, वह लड़की बहुत पसंद आती है, मतलब किसानों को शोभा बहुत पसंद आती है और शोभा को भी सौरभ बहुत पसंद आता है।
लेकिन दोनों बिना कुछ बात किए एक दूसरे से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ही ट्रेन रुकने वाली होती है, वैसे ही लड़की मतलब कि शोभा और सौरभ दोनों अपना अपना भगत का सामान उठाते हैं, अपने घर की तरफ चल देते हैं। जैसे ही सांवरा और शोभा दोनों अपना अपना घर पहुंचता है, उसके कुछ देर बाद सौरभ के मोबाइल पर एक कॉल आता है। सौरभ अपना मोबाइल से कॉल रिसीव करता है और कहता है कि आप कौन बोल रहे हैं। कभी उधर से आवाज आती है कि मैं शोभा बोल रही हूं। यह सुनकर सौरभ का मन विचलित हो जाता है और वह खुशी के मारे इधर उधर घूमने लगते हैं। क्यों? क्योंकि सौरभ को सुबह का नंबर तथा उसका कॉल देखकर उसे बहुत ज्यादा खुशी मिली है। तभी सुबह मोबाइल पर कहती है कि आपने अपना घर पहुंच लिया है। तभी सौरभ करता है कि हाँ, मैं 1 घंटा पहले ही अपना घर पहुंच चुका हूं। उसके बाद सौरभ शोभा से पूछता है कि आपने अपना घर पर पहुंच दी है। तभी शोभा कहती है कि मैं भी 1 घंटे पहले ही पहुंच चुकी थी। मुझे नहाने और फ्रेश होने में टाइम लग गया था, इसलिए मैं 1 घंटे बाद फोन कर रही हूं। अब दोनों में खूब अच्छी तरह से बातचीत होने लगी है। दोनों मिलकर हम दिन दिन भर रात रात भर मिलकर बातें करते रहते हैं और आप दोनों को एक दूसरे से काफी ज्यादा मित्रता और एक दूसरे में प्यार होने लगा था रखना। एक दूसरे से मिलने के लिए एक दिन जरा सी स्टेशन पर बुलाया और स्टेशन के बाजू में एक पार्क था, वहीं दोनों एक दूसरे से मिलने का समय भी फिक्स किया था। फिर दोनों मिलकर आती कहाँ से बातचीत करते हैं, दोनों एक दूसरे को समझते हैं तथा एक दूसरे को प्यारा अथवा किस करते हैं। उसके बाद दोनों अपनी शादी के लिए अपने अपने घर वाले को कहते हैं। घर वाले दोनों के घर वाले से बातचीत करते हैं और शादी के लिए राजी हो जाते हैं। यह सुनकर सोने का मन में खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और अपनी शादी के बारे में सुनते ही दोनों को खूब जमकर बातें करने लगते हैं। उसके कुछ ही देर बाद दोनों की शादी हो जाती है और फिर दोनों एक दूसरे के साथ उसी तरह सेवा से एक परिवार के साथ रहने लगते हैं। दोनों का रिश्ता एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन और बेहतर ढंग से निभाया जा रहा था, क्योंकि दोनों एक दूसरे से बेहद ही ज्यादा प्यार करते थे। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको कहानी पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक कर चुके होंगे। अगर नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, क्योंकि हमें वीडियो में लाइक देखकर बहुत खुशी होती है। आशा करता हूं कि आपने कर दिया होगा। चलिए फिर कहानी में आगे बढ़ते हैं। अंकिता और विनय एक ही कॉलेज में पढ़ाते थे। दोनों के एक कॉमन फ्रेंड ने उनकी मुलाकात करवाई थी। पूरा ग्रुप साथ में घूमते फिरते खाते पीते रहते थे, पर अंकिता और विनय की नजदीकियां बढ़ने लगी। देखते ही देखते उनको एक दूसरे से प्यार हो गया। अब वह दोनों अकेले वक्त बिताने लगे। भाग में घूमना, साथ में मूवी देखने जाना, साथ में पढ़ना, वह हर चीज एक साथ ही करते थे। देखते ही देखते कॉलेज खत्म हो गया और उनका मिलना भी कम हो गया। एक बार अंकिता और विनय दोनों एक समुद्र किनारे बैठे थे। अंकिता ने विनय से कहा, अब तो हमारी कॉलेज भी खत्म हो गई है, अब हम एक दूसरे के साथ वक्त कैसे बिताएंगे, और अब जल्द ही मेरे घर वाले मेरी शादी करवा देंगे। विनय ने उसका हाथ पकड़ डिडते हुए कहा कि अंकिता, तुम चिंता मत करो, मैंने 1-2 कंपनी में अप्लाई कर दिया है, बस कुछ ही दिनों में मैं अच्छी नौकरी पर लग जाऊंगा, फिर हम अपने अपने घर में बता देंगे। 2 हफ्ते बाद ही विनय को अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई, जैसे कि उन्होंने तय किया था। उन्होंने अपने अपने घर पे बता दिया। विनय की माँ तो मान गई, पर उसके पिताजी नहीं मान रहे थे, और यहाँ अंकिता के घर वालों ने तो साफ साफ इनकार ही कर दिया था। वह दोनों बहुत परेशान होने लगे कि अब क्या होगा, कैसे वह अपने घर वालों को मनाएंगे। बहुत दिन हो गए, दोनों का एक दूसरे से बात करना भी कम हो गया था, क्योंकि अंकिता के घर वालों ने उसका फोन ले लिया था और उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे। वह कभी कभी अपनी सहेली के घर जाती, तभी विनय को फोन कर पाती थी और बस हमेशा यही कहती कि विनय, तुम जल्दी ही कुछ करो, वरना मेरी शादी हो जाएगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। विनय भी उससे हमेशा आश्वासन देता था, पर उससे भी नहीं समझ रहा था कि वह क्या करे, कैसे अपने घर वालों को मनाए। यही सोचते सोचते वक्त बीतते जा रहा था। दोनों बहुत परेशान रहने लगे। विनय घर पे ना कुछ खाता था, न ही बात करता था, बस पूरा दिन शांत शांत रहता था। यह देखकर उसकी माँ से रहा नहीं गया और उसने अपने पति को समझाया कि मुझे मेरे बेटी की खुशी से बराज कर कुछ नहीं है, और अब अगर उसकी शादी होगी तो अंकिता से ही होगी। आप कल ही उसके घर जाके उसके माँ बाप से बात करो। अगले ही दिन विनय के पापा अंकिता के घर गए और अंकिता के माँ बाप से बात की और उन्हें समझाया कि हमारे बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी होगी। मेरा बेटा एक अच्छी कंपनी में काम करता है और उसकी तनख्वाह भी अच्छी है, वह आपकी बेटी को खुश रखेगा।
विनय के पिताजी की बात सुनकर अंकिता के माँ बाप मान गए और शादी के लिए राजी हो गए। विनय और अंकिता की शादी धूमधाम से हुई। दोनों बहुत खुश थे। वह अपने हनीमून के लिए शिमला गए। हनीमून से लौटते ही विनय अपने काम पे लग गया। दोनों की जिंदगी हंसी खुशी बीत रही थी। उनकी शादी को अब 2 साल होने वाले थे, पर उन्हें अभी तक बच्चा नहीं हुआ था। घर वाले, रिश्तेदार, सब लोग अंकिता से हमेशा यही सवाल पूछते थे कि खुशखबरी कभी दे रही हो, पर वह हमेशा मुस्कुराकर बात टाल देती थी। विनय और अंकिता भी बच्चा चाहते थे, पर उन्हें हो नहीं रहा था। बहुत डॉक्टरों को दिखाया, सब टेस्ट भी करवाई, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। अंकिता की सास उससे बाबा के पास भी ले गई, पर वहां से भी सिर्फ निराशा ही हाथ आई। अंकिता बहुत परेशान थी। उसे यही चिंता खाए जा रही थी कि वह कभी मां नहीं बन पाएगी। 4 साल बीत गए, पर उन्हें अभी तक बच्चा नहीं हुआ। एक दिन विनय ऑफिस से लौट तो उसकी माँ उससे चिल्लाने लगी कि तूने अपनी मर्जी से शादी की, अब देख रहा है ना बच्चा भी नहीं हो रहा, अब हमारा वंश आगे कौन बढ़ाएगा। लोगों के ताने सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं। आखिर हमें भी इच्छा होती है कि अपने पोते पोतियों को देखे। यह सब अंकिता सुन रही थी। विनय ने अपनी माँ को समझाया कि जरूरी नहीं कि आपकी बाहू में ही कुछ कमी हो, मुझ में भी तो हो सकती है। आप शांत हो जाइए। जैसे तैसे उसने अपनी माँ को चुप करवाया और अपने रूम में चले गया, जहां अंकिता वहां बहुत रो रही थी। विनय उसके पास गया और उससे गेल लगाकर कहने लगा, तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा, मैं हूं ना, तुम्हारे साथ में तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और माँ की बात का बुरा मत मानो, वो ऐसे ही कहते हैं, गुस्से में जाने दो, खाना लगा दो, हम साथ में खाते हैं। अंकिता थोड़ा शांत हुई और खाना लेकर आई। दोनों ने साथ में खाना खाया और सोने लगे। पूरी रात अंकिता यही सोचती रही कि कैसी औरत हूं मैं जो अपने पति को बच्चा भी नहीं दे पा रही, अपना वंश को आगे नहीं बढ़ा पा रही, कितनी बदनसीब हूं मैं। वह पूरी रात नहीं सोई और बस रोए जा रही थी। सुबह हुई, सब अपने अपने काम में लग गए। विनय भी ऑफिस के लिए निकल गया, अंकिता भी अपना काम करने लगी, पर उसके दिमाग में वही रात वाली बात चल रही थी। पूरा दिन यही सोचती रही। रात को जब विनय घर आया तो अंकिता ने उससे खाना दिया और वह दोनों अपने कमरे में सोने की तैयारी कर रहे थे कि तब अचानक अंकिता ने विनय से कहा कि क्यों ना हम एक बच्चा गोद ले ले, अब हमें तो बच्चा नहीं हो रहा, क्यों ना हम किसी बच्चे को गोद ले और उससे माँ बाप का सुख दे और हमें भी बच्चे का सुख मिल जाएगा। विनय ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ। वह दोनों दूसरे ही दिन एक दत्तक ग्रहण संस्था गए और वहां पूरी बात बताई। दत्तक ग्रहण संस्था वालों ने कहा कि आप एक फॉर्म भर दीजिए, जैसे जैसे ही सब जांच पड़ताल हो जाएगी आपको फोन आ जाएगा। उन्होंने फॉर्म भरा और एक आशा के साथ घर लौटे कि शायद अब उनकी परेशानी दूर हो जाएगी। 6 महीने हो गए, उनको कॉल नहीं आया। विनय जब भी वहां जाता वह लोग उससे एक ही जवाब देते कि कॉल आ जाएगा, पर इंतजार की गाढ़ियां बढ़ती जा रही थीं। अब अंकिता हिम्मत हार चुकी थी, वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। विनय भी आखिर कितना उसको समझा पाता, दोनों थक चुके थे। उन्हें अभी कोई उम्मीद ही नहीं रही थी कि वह कभी माँ बाप बन पाएंगे। पर विनय ने अंकिता का साथ और कोशिश करना नहीं छोड़ा। वह हर 2 दिन में संस्था जाता था। इंतजार करते करते 8 महीने हो गए थे और एक दिन अचानक विनय को कॉल आता है कि आप दत्तक ग्रहण संस्था में आ जाए, आपके लिए एक खुश खबर है। उसने तुरंत अंकिता को फोन करके दत्तक ग्रहण संस्था आने के लिए कहा। दोनों वहां पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उनको एक बेटी गोद दी जा रही है जो कि सिर्फ 5 महीने की है। विनय और अंकिता की कहुशी का ठिकाना नहीं रहा। विनय तो कहुशी के मारे वहीं नाचने लगा। वह दोनों उस बच्ची को लेकर घर आए। विनय की माँ ने उनका पूजा की थाली से स्वागत किया। उन्होंने उसका नाम किरण रखा, जैसे वह उनकी जिंदगी में आशा की किरण हो। वह सब बहुत खुश थे। आखिर उन्हें अपनी बेटी जो मिल गई थी और वह अच्छे से खुशहाल जिंदगी जीने लगे। बस यही होता है प्यार, जो हर वक्त में तुम्हारा साथ दे और यकीन दिलाए कि हमारी परेशानियां हमसे छोटी होती है और हमें कभी अपने जिंदगी में उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। विश्वास हो तो हम सब कुछ पा सकते हैं। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमें आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। हमारे चैनल में सब्सक्राइबर बहुत कम है, तो हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे हमें और भी अच्छे अच्छे कहानियां बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगी और आप और बेहतरीन कहानी सुन पाएंगे। आप और भी बेहतरीन शानदार कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल कहानी एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।